जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हिस्ट्री आईएएस एकेडमी। आज हम जा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई करने के लिए और कई सारे हिंदू न्यूज जो एडिटोरियल आए हैं उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो एडिटोरियल है हमारे आंसर राइटिंग को और बेटर बनाता है और GS1, GS2, GS3, GS4 जो डाइवर्स बैकग्राउंड को कवर करता है उसमें आज हम कुछ हेडलाइन पढ़ने जा रहे हैं और हेडलाइन को बहुत डीपली समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी लाइक क्वांटम कंप्यूटर के सुप्रीमेसी हो गया या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से मैटर रिगार्डिंग हो गया, साउथ कोरिया का मार्शल लॉ हो गया, तो किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो हमारे डे टू डे और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक, सोशल, सिक्योरिटी, सब में कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी रिसेंटली में देखा गया है कि साइंटिस्ट ऑफ रिसेंटली में हम देखे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट बेसिकली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी सेविला, इनके साइंटिस्ट है, इन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के सुप्रीमेसी को चेक करने के लिए एक सिंपल गेम का यूज किया है। सिंपल गेम क्यों इन्होंने इस वजह से यूज किया ताकि अगर क्वांटम कंप्यूटर को इस तरीके से अगर चेक किया जाए या फिर researchers have been looking for the sort of task that quantum computer will be better at doing than a classical computer, because if computer shows that it can be superior, it will achieve the milestone called quantum supremacy. तो quantum supremacy क्या होती है? quantum supremacy होती है कि अगर कोई क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से बेटर परफॉर्म कर देता है तो उसके क्वांटम सुप्रीमेसी को समझा जाएगा। एक क्वांटम कंप्यूटर जो क्लासिकल कंप्यूटर से डिफरेंट होता है तो वो किस तरीके से डिफरेंट होता है? अपना जो क्लासिकल कंप्यूटर है एंड क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें जो बिट्स है वो सिर्फ जीरो या 1 यूज किया जाता है। बिट्स इज अ बाइनरी इंफॉर्मेशन, अब बेसिक यूनिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, बिट्स को बाइनरी कहते हैं। ये जो डाटा है वो या तो जीरो के फॉर्म में लेगा या फिर 1 के फॉर्म में लेगा। Whereas in quantum computer we see a superposition. सुपरपोजिशन में क्या होता है कि we can use either 0, 1 या simultaneously हम 0 और 1 दोनों ही यूज कर सकते हैं। जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता एंड वेयरएज क्वांटम कंप्यूटिंग तो कॉम्प्लिकेटेड डाटा को अच्छे तरीके से सॉल्व कर देता है। ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटिंग के इसके अलावा हम जो इस न्यूज में देखते हैं इन्होंने कौन से गेम को यूज किया है, तो इस गेम को हम फाइंड करेंगे। सी गेम इज लाइक दैट कि इसमें जो कलर है ये ऑड नंबर का सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो एडजेसेंट नंबर होगा उसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, या तो रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। तो क्लासिकल कंप्यूटर के थ्रू या क्लासिकल आइडल जो है, जो नॉर्मली इस गेम का पैटर्न है कि हर एक एडजेसेंट पॉइंट पे डिफरेंट कलर होगा, इधर रेड और ब्लू, 2 कलर का यूज किया गया है। तो मैथमेटिकली ऐसा होगा कि कभी भी 2 कलर एक के साथ ज्वाइन नहीं करेगा या एक कलर एक दूसरे डिब्बे में ऐसे नहीं आएगा। मैथमेटिकली इट इज इम्पॉसिबल, बट क्वांटम कंप्यूटिंग ने मेड इजी। क्लासिकल कंप्यूटिंग में अगर हम देखें तो इसका जो सक्सेस रेट था, इसमें 2 लिए गए हैं स्टूडेंट जिसका नाम है एलिस और बॉब। इन्होंने 2 खिलाड़ी है ये लोग और इनके हिसाब से ये पहले अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेते हैं और गेम के दौरान कोई आपस में कम्युनिकेट नहीं करता है। इनके अगर सक्सेस रेट को देखें तो हम 83.3% देखते हैं। वही क्वांटम सेटअप की बात किया जाए जिसमें हम 2 स्ट्रोटियम एटम को यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे उसको रख देते हैं और लेजर प्लस के माध्यम से इसमें प्रत्येक खिलाड़ी अपने आंसर को देता है। इसमें जो अपने परसेंटेज ब्लर है वो 97.8% हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर एक सुप्रीम। हमारा कंसर्न ये बन जाता है कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इसकी डेवलपमेंट की क्या जरूरत है। तो क्वांटम कंप्यूटर के डेवलपमेंट की इस वजह से जरूरत है ताकि
ये हमें कई सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड कर सके, ये हमें अपने एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है एआई जैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे। फॉर एग्जांपल जापानीज साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली एक डेवलप किया है जिसका नाम है न्यूट्रल नेटवर्क, जिसमें क्या क्वांटम न्यूट्रल नेटवर्क, जापान ने क्वांटम न्यूट्रल नेटवर्क डेवलप किया। इससे जो क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड उसको 65% तक डिटेक्ट किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू द क्लासिकल कंप्यूटर जो सिर्फ 50% डिटेक्ट करता है। साथ ही साथ चाइना ने अपनी सिक्योरिटी को, अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए उसने क्रिप्टोग्राफ यूज किया। क्रिप्टोग्राफ यूज करने से क्या हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहेगा, उसको समझा नहीं जा सकता है, इनक्रिप्ट रहेगा, समझने में डिफिकल्टी होगी या उसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। इससे मिलिट्री के भी सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो सिक्योरिटी बनाता है, फाइनेंशियल में हेल्प करता है, इकोनॉमिक फोरकास्ट करता है। इन सब की वजह से क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस होगा। इम्पोर्टेंट होने के बाद अगर हम देखें तो क्या इंडिया ने इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया है कि नहीं, तो इंडिया ने भी क्वांटम कंप्यूटर को इनिशिएट किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बजट 2023 की बात करें तो इसमें इंडिया ने टोटल 60 करोड़ रुपीस लगाए हैं। एंड 60 करोड़ किसके लिए? नेशनल मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटर, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर 60 करोड़ रुपए लगाए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, ताकि हम क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप कर सके। सेकंड, टीसीएस जैसे कंपनी ने एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जिससे जो भी स्टूडेंट क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करने में स्किल होता है या एबल पर्सन होता है, उसके नॉलेज को टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर वो आगे इन फ्यूचर में डेवलप करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आईआईटी मद्रास ने भी इसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया है ताकि ये लोग कम्युनिकेशन या क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड वर्क कर सके, नेटवर्किंग को जोड़ सके, उसको डेवलप कर सके, ताकि अपने भी मिलिट्री जो होगा वो सिक्योर रहेगा। अब इसका हमें क्वांटम सुप्रीमेसी और क्यों जरूरत है? क्योंकि सरलता और सुलभता, जो हमने गेम लिया क्वांटम कंप्यूटर के सुप्रीमेसी को चेक करने के लिए, वो बाकी सारे जो लाइक गूगल ने जैसे अपने कई सारी चीजों को यूज किया है। गूगल ने अगर हम देखें पहले भी इन सब पे वर्क किया जा चुका है। गूगल साइकम और प्रोसेसर के थ्रू देखता है कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर सुप्रीम है या नहीं, या चीन के जियांग क्वांटम कंप्यूटर गॉसियन बोसोन सैंपलिंग का उपयोग करता है। तो ये सारे काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इस गेम की वजह से ये काफी सरल और सुलभ हो गया है। इसके अलावा समन्वय समस्याओं जैसे कि रेड जेवेंस कारण उपयोगी है, जहां एजेंटों को संचार के बिना समन्वय करना चाहिए। क्वांटम उलझाव कंप्यूटेशनल जटिलता को काफी हद तक कम कर सकता है, उदाहरण के लिए ग्रोवर के एल्गोरिथम के माध्यम से। शास्त्रीय खोज, क्वांटम खोज, वही वास्तविक दुनिया में भी इसके उपयोग काफी बढ़ चुके हैं। इसके लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसा मैंने बताया, संचार और क्रिप्टोग्राफी में सरल और कुशल क्वांटम आधारित प्रोटोकॉल बनाने की नींव रखी गई है, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं या कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं हैं उसको फिर इजीली सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथनिंग इन्फोर्समेंट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर। इसका ये अगर हम देखें तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमें पूरे तरीके से किससे जोड़ता है, अपना GS2 इंडियन पॉलिटी से, कि कैसे जुडिशियल ऑर्डर या अब क्या जुडिशियल जस्टिस अगर हम दे दे या ऑर्डर केवल दे दे तो उस ऑर्डर को ही सिर्फ देना ही काफी है या उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए किन किन लोगों की जरूरत है? क्या वो सिर्फ सिटीजन है, या ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल पुलिस का है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ब्यूरोक्रेट का है? ऐसे कई सारी चीजें दी गई है ऑर्डर जो कि अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता या उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो उसके पीछे का आखिर
जिम्मेदार कौन है। तो ये जो हमारा जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है कि न्यायिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाले पहलू को रेखांकित करता है। न्यायिक आदेशों का प्रवर्तन, जबकि ऐतिहासिक फैसलों का अक्सर जश्न मनाया जाता है। कई फैसले कमजोर या अनुपस्थित कार्यान्वयन के राज्य के कारण इच्छित परिणाम देने में विफल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जयपुर फेस परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस फ्रॉम एयर हॉर्न यूजेस बाय बसेस, ट्रक्स इवन ड्यूरिंग लेट आवर्स। यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने एक ऑर्डर इशू किया था कि 10 बजे से लेके 6 AM तक कोई भी इसको लिमिट करेगा, उस एयर हॉर्न को लिमिट करेगा, नॉइज पोल्यूशन को रोकेगा, लेकिन उस ऑर्डर को अभी तक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। This would mean complete ban of air horns which they did not consider. Consequently, the issue remains unresolved after more than 2 years. तो 2 साल के बाद ये ऑर्डर देने के बाद भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अभी तक इस फैसले को नहीं अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आखिर हम इसको क्यों नहीं अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। फर्स्ट, न्यायिक दूरदर्शिता का अभाव। मतलब जो न्यायालय है उसका विजन या तो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, या जो उसके विजन है वो रियलिटी से काफी दूर होती है कि हमने सिर्फ ऑर्डर दे दिया 10 बजे से लेके 6 बजे तक नहीं करना है, और 10 बजे से 6 बजे तक हो सकता है कि किसी को इमरजेंसी हो जाना पड़े, या फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, या उसको रोकने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, इस चीज का नहीं बताया गया। इससे हम देखते हैं कि काफी ऑर्डर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। तो न्यायालय अक्सर व्यवहारिक प्रवर्तन बाधाओं का अनुमान लगाए बिना निर्णायक पारित करते हैं, मतलब रियलिटी को बिना देखे वो सीधे अपना ऑर्डर देते हैं। उदाहरण, तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू 2017 में राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने से राजमार्ग पुनर्विक्रयकरण जैसी प्रशासनिक खामियां पैदा हुई। मतलब कि तमिलनाडु में ये केस था कि जो बहुत सारे रोड एक्सीडेंट बढ़ गए थे क्योंकि मोस्टली पीपल अल्कोहल पी के हुए होते थे, और या तो गाड़ी उसके वजह से दिक्कत होती। तो जो न्यायालय ने उसने फैसला लिया कि 500 मीटर की दूरी पे जितने भी नेशनल हाईवे है वहां पे कोई भी बियर शॉप नहीं होगा, अल्कोहल की दुकान नहीं होगी। उस बिना रियलिटी को समझे हुए उन्होंने ये जस्ट फैसला दे दिया, लेकिन उससे भी प्रशासनिक खामियां पैदा हुई। उसके अलावा दूसरा रीजन क्या है, संस्थागत उदासीनता। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ट्रैफिक पुलिस या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी एजेंसियां गैर प्राथमिकता निर्देशों पर कार्रवाई करने में विफल रहती है। निष्पादन तंत्र में संरचनात्मक कमजोरियां, कि ऐसे कई सारे धारा दिए गए हैं जो कि अच्छे तरीके से नहीं वर्क कर रहे या जवाबदेही नहीं है। ताज ट्रोपोजियम जोन मामला, ये भी एक तरीके का मामला था जिसमें नियमित निगरानी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लागू किया गया। ये दर्शाता है कि अच्छी तरह से संरक्षित बहु एजेंसी प्रवर्तन तंत्र वास्तविक दुनिया के परिणामों की ओर ले जाते हैं। मतलब कई सारा जो ऐसे केसेस है, फॉर एग्जांपल इंडिया हैज विटनेस्ड सेवरल इंस्टेंसेस वेयर जुडिशियल एनफोर्समेंट हैज बीन इफेक्टिव, whereas some cases are like that the liquor shop where we see there is no such effective implementation. सेक्शन 38 में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसमें इंडिया गिव्स पावर टू एग्जीक्यूट अ डिक्री टू बोथ द कोर्ट दैट पास्ड इट एंड कोर्ट टू व्हिच इट सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। इतना सब के बाद भी ये सारी चीजें हम देखते हैं कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा है ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। तो इसके आगे का रास्ता क्या हो सकता है? द फर्स्ट वन, संस्थागत जवाबदेही, कि आखिर इंस्टीट्यूशन को जो इन्फोर्स है उसको भी एक रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जैसे कि आदेशों को निष्पादित करके ऑडिट करने और न्यायपालिका को रिपोर्ट करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में एक प्रवर्तन अधिकारी को नामित करे, कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में एक ऐसे लोगों को भी स्टैब्लिश करे जो कि जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उसके रिपोर्ट बनाए, उसको चेक करे। प्रौद्योगिकी एकीकरण, अनुपालन की निगरानी और जिम्मेदारियों को मैप करने के लिए तकनीक आधारित डैशबोर्ड और जीआईएस मैपिंग का प्रयोग करें। कि अपने टेक्नोलॉजी में डेवलप करेंगे तो भी ये पॉसिबल हो सकता है कि जो ऑर्डर हमने दिया है उसको हम आसानी से ट्रैक कर सके कि क्या वो चीजें जीपीएस के थ्रू की क्या वो चीजें पॉसिबली वहां पे फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है। पारदर्शिता और सार्वजनिक जुड़ाव, सिर्फ
इन सब की वजह से नहीं, बल्कि पीपल को भी अवेयर होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को अवेयर होना पड़ेगा, इंटर एजेंसीज को अवेयर होनी पड़ेगी। सारे विभाग में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कि कार्य करने के चीजों को देखे या जो ऑर्डर दिया गया है उसको चेक करे कि क्या उसको सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और सकारात्मक प्रवर्तन का भी उपयोग करना चाहिए। केवल पनिशमेंट देने से ही हम सारे फैसले को नहीं मान सकते हैं, बल्कि हमें जरूरत है इस चीज को कि किस तरीके से सिटीजन को अवेयर बनाया जाए। तो सिटीजन अवेयर कैसे होगा? थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि हम सिटीजन को एक अवेयर सिटीजन बना सके, पॉल्यूशन के बारे में करवाएं, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाए, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाए, उससे हमें कई सारे चीजों के फायदा होंगे। तो सिर्फ ये बर्डन न्यायालय पे नहीं रहेगा। न्यायालय का काम सिर्फ ऑर्डर देने का नहीं, बल्कि ये भी चेक करने का है कि वो सही तरीके से पालन हो रही है कि नहीं। भारत में न्यायिक प्रभावशीलता आप केवल प्रगतिशील निर्णय सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि न्याय जमीनी स्तर पर पहुंचे। न्यायिक दूरदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही, तकनीकी उपकरण और नागरिक भागीदारी का ढांचा अदालत के आदेशों को वास्तविक परिवर्तन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे कानून को चाहिए कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, इस सारे ऑर्डर को लेके रियलिटी को समझे एज वेल एज फैसले को माने। Active mobilization is necessary in India. Now, what is the meaning of active mobilization? Active mobilization उसे कहते हैं जहाँ पे हम ह्यूमन के जुड़े हुए चीजें से, जो इकोनॉमी से रिगार्डिंग जुड़ी हुई, जो उनके खुद के काम करने के तरीके, जो जाने का तरीका है उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें व्हीकल इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम कहीं पे जाते हैं तो थ्रू वॉकिंग, थ्रू साइकिलिंग, थ्रू स्टेट बोर्डिंग, मतलब जहाँ खुद का एफर्ट लग रहा हो उसको कहते हैं एक्टिव मोबिलाइजेशन। नाउ व्हाई एक्टिव मोबिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है इस न्यूज में? क्योंकि एक्टिव मोबिलाइजेशन में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो इसकी नेसेसिटी हमें क्यों है? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि WHO ये बात पर प्रकाश डालता है कि सक्रिय परिवहन पुरानी बीमारियों को कम करता है। 2020 में 13% पैदल यात्रियों की मृत्यु दर्ज की गई है। तो आज के टाइम पे हम देखें अर्बन डेवलपमेंट जो हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट में कई सारे व्हीकल्स को लेके जाया जा रहा है, व्हीकल्स यूज करते हैं, सिर्फ साइकिल का यूज बहुत मिनिमम हो गया है। तो जो लोग हैं वो सिर्फ रोड पे ना जाके एक पेडेस्ट्रियन या फुटपाथ पे भी अपने साइकिल को ले जाते हैं, बाइक को ले जाते हैं, कार को ले जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो पीपल फुटपाथ पे लेटे रहते हैं उनकी काफी लाइफ का खतरा रहता है, उनके सर्वाइवल पे खतरा रहता है। इसी वजह से कई सारे गवर्नमेंट ने, कई सारे स्टेट ने इस इनिशिएटिव को लिया है कि हम एक साइकिल चलाने की प्रगति स्टेप को यूज करें ताकि साइकिल चलाने और इस एक्टिव मोबिलाइजेशन को यूज करें। क्योंकि इसकी क्यों जरूरत है कि पहला ये हमें मृत्यु दर से बचाएगा, जितने भी लोग पैदल जो भी फुटपाथ पे रहेंगे उसको मृत्यु से बचाएगा। दूसरा ये हमारे हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कार्डियोवास्कुलर होता है, जो भी कई सारे हार्ट अटैक होने की वजह से लोगों का डेथ हो जा रहा है, उन सारी चीजों को भी हमें ये कंट्रोल करके बताएगा। सेकंड, पर्यावरणीय लाभ, अर्बन डेवलपमेंट की वजह से और साथ ही साथ व्हीकल की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन दर को भी हम कम कर सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। भारत का सड़क परिवहन 12% योगदान देता है। पेरिस समझौता जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में ये मदद कर सकता है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है कि साइकिल बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आ जाते हैं, वॉकिंग, स्टेट बोर्डिंग, इस तरीके से जो पीपल है उनके इकोनॉमिक एक्सपेंड को थोड़ा सा वो कम करेगा। जैसे अर्बन, जैसे व्हीकल के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल महंगा है, उसी तरीके बट अगर हम साइकिल का यूज करें तो हम साइकिल यूज करने से अपने थोड़े थोड़े पैसे को जो हम पेट्रोल और इन सब पे खर्च कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कर्नाटक सक्रिय गतिशीलता विधेयक 2022 में पास किया गया। ये साइकिल मेयर जैसे सत्य संकलन, ये साइकिल मेयर इनको कहा जाता है, के समर्थन से तैयार किया गया। इसका उद्देश्य है पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके कानूनी समर्थन प्रदान करना, सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। वही भारतीय शहरों में भी इसके प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में ईवी नीति के तहत साइकिल ट्रैक का विस्तार करना। एक दिल्ली में एक साइकिल ट्रैक है जिसमें सिर्फ साइकिल चलाई जाती है, उसके अलावा कोई भी जो व्हीकल है वो यूज नहीं किया जाएगा। पुणे में भी साइकिल योजना लाई गई जिसमें 300+ किलोमीटर साइकिल लेन लागू की गई है। ऐसे ही चेन्नई और कोची में हम कई सारे ये छोटे छोटे इनिशिएटिव देखते हैं। लेकिन इसकी चुनौतियां और बाधाएं क्या है? एक्टिव मोबिलाइजेशन हम क्यों नहीं देखते इतना सारा फायदा होने के बाद भी? तो हम पाते हैं कि पहला एक रीजन है स्टेटस, जो साइकिल यूज करने वाले को काफी कम कर देता है। एक स्टेटस स्टिग्मा है लोगों पे कि साइकिल यूज करने में और एक व्हीकल यूज करने में जो स्टेटस आएगी वो काफी ऊंचा होगा। साथ ही साथ अगर हम देखें 85% से ज्यादा भारतीय सड़कें गैर मोटर चालित उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित है। नामित पैदल यात्री चलाने के लिए वाहन अतिक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं, वही स्टेटस सिंबल, स्टेटस स्टिग्मा की वजह से हम नहीं चलाते हैं। जलवायु और दूरी, बहुत सारा ऐसा जगह होता है जो साइकिल चलाने के लायक नहीं होता, एज वेल एज बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है वर्क के लिए, तो भी साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाता है। अगर ग्लोबल लेवल पे इसके यूज को देखें या इसके इनिशिएटिव को देखें तो नीदरलैंड ने 35,000+ किलोमीटर समर्पित साइकिल लेन बनाया है। इससे सार्वजनिक परिवहन और शहरी नियोजन के साथ एकीकरण, तो हमने इसमें अर्बन डेवलपमेंट को एक यूनाइट कर दिया है। जर्मनी और बर्लिन में भी मोबिलिटी एक्ट लागू की गई है। चौड़े फुटपाथ, साइकिल लेन और कम गति वाले क्षेत्रों को अनिवार्य बनाता है। यूरोपीय संघ ने भी उत्सर्जन को कम करने के लिए एक रणनीति के रूप में इसे सक्रिय स्वीकार किया है। और नीति और शासन में भी इसके कई सारे, जैसे इंडिया में शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी, अमृत योजनाएं, ये सब एक काम कर रहे हैं ताकि एक्टिव मोबिलाइजेशन और पर्यावरण के चीजों से, पर्यावरण की समस्याओं से निपटा जा सके। दिस इज द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ कोरिया, जहां पे हम देखते हैं कि दिसंबर में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है यून सूक योल, इन्होंने एक मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ लगाने के पीछे का ये रीजन था, इन्होंने कहा था कि जो अपने कुछ सिटीजन है इंडिया में या पॉलिटिकल पार्टी है, वो कुछ पीपल के साथ मिलके या मिलके जो लोग हैं वो नॉर्थ कोरिया से बाइंड करके स्टेट में कुछ गतिविधियां फैला रहे हैं जो कि स्टेट के लिए काफी डेंजरस है। लेकिन उसके मार्शल लॉ लगाने के बाद ही कई सारे लोग इनके अगेंस्ट में आ गए, और जब इसके बारे में चेक किया गया तो ये निकला कि जो प्रेसिडेंट है खुद अपने करप्शन के वजह से और कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के वजह से इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। तो मार्शल लॉ लगाने के बाद अब आगे का ये है कि इनको अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट की गई। कई सारे ऐसे लोग थे जो कि इम्पीचमेंट को सपोर्ट किया। इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाना, उनके जगह से हटा देना। और कई सारे ऐसे लोग थे जो इम्पीचमेंट को सपोर्ट नहीं किया, उनके हिसाब से प्रेसिडेंट को रहना चाहिए। लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया, प्रेसिडेंट को हटाया गया, और प्रेसिडेंट को हटाने के बाद ये नोटिस आती है कि 60 डेज के अंदर फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव करना पड़ेगा। बट मार्शल लॉ लगाने के बाद इस पर्सन की वजह से वहां पे कई सारे पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि 1987 के बाद से कभी भी इसके ऊपर इमरजेंसी मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। मार्शल लॉ लगाने से हम देखते हैं कि इनमें राजनीतिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे दक्षिण कोरिया में 3 जून 2025 को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। विपक्षी नेता जे म्योंग वर्तमान में सबसे आगे चल रहे हैं। सामाजिक महाभियोग ने सामाजिक सामंजस्य के निहित के साथ साथ जनता की राय को विभाजित किया है। सामाजिक में ये रहा। संस्थागत में अगर देखें तो संस्था में भी कई सारे ऐसे लोग थे कि माना गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर, डेमोक्रेटिक व्यवस्था को हटाकर एक ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्टार्ट किया गया है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी।
और हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। मार्शल लॉ इज इन आर्टिकल 34, लेकिन मार्शल लॉ को क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। Whereas नेशनल इमरजेंसी वी फाइंड इन आर्टिकल नंबर 352 और 3 को सिर्फ 3 बेसिस पे लगाया जा सकता है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, तब हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। Whereas मार्शल लॉ में अगर किसी एक राज्य में कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जा रही है तो हम मार्शल लॉ लगाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे तरीके से लिखा गया है, whereas मार्शल लॉ को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। अगर मार्शल लॉ को हम किसी एक क्षेत्र में लगाते हैं तो वो सिर्फ उसी क्षेत्र तक रहता है, ये हमारे पूरे मौलिक अधिकार एंड पूरे सबको खत्म करता है। वेयर एज द नेशनल इमरजेंसी सिर्फ मौलिक अधिकारों के ऊपर लगाया जाता है। हमारे इसमें मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है, लाइक फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे कोर्ट के जो प्रैक्टिसेस है वो भी खत्म हो जाती है मार्शल लॉ के लगाने से। कोर्ट प्रैक्टिसेस खत्म हो जाती है, बट यहाँ पे कोर्ट प्रैक्टिसेस चलते रहते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। अगर मार्शल लॉ लगाया तो जो पूरे सिक्योरिटी का कंसर्न है वो एक आर्मी ऑफिसर के हाथों में चल जाता है, और वो न ही केवल उस पर्टिकुलर जगह, या फिर अगर पूरे नेशन पे मार्शल लॉ लगाए तो वो सिर्फ ना नेशन का बल्कि वो पूरे नहीं सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट का, लेकिन सारे नेशन की सिक्योरिटी, सेंट्रल लेवल का सिक्योरिटी भी उनके हाथों में आ जाती है, आर्मी के हाथ में आ जाती है। उसको कहा जाता है मार्शल लॉ। अगर साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात किया जाए, साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो उनके दोनों उनके जो फॉरेन पॉलिसी बनाया गया है उस फॉरेन पॉलिसी को कहते हैं इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इन्होंने अपने एक बायलैटरल रिलेशन डेवलप किए थे साउथ कोरिया के साथ, और बायलैटरल रिलेशन जो हुआ 1962 में सबसे पहले एक बायलैटरल टाई की गई थी। बायलैटरल 1962 में बायलैटरल टाई की गई। फिर 1973 में भी इसके कई सारे स्टेटस को चेंज कर दिया गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस की तरह एक बोला गया। आफ्टर दैट जॉइंट टास्क फोर्स भी हम साउथ कोरिया के साथ बनाते हैं। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पे हमने बनाया था। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो 2022 तक हमने 27.3 बिलियन डॉलर 27.8 बिलियन डॉलर 27.8 बिलियन यूएसडी हमने 2022 में ट्रेड के थ्रू डेवलप किया है, और 2030 तक हम इसको 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। साथ में कोरिया ने भी कोरियन प्लस एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इंडिया के साथ और बाकी जो भी एशिया के देश हैं उसके साथ एक इम्पोर्टेंट रिलेशन डेवलप करेगा। तो जो अभी इंडिया और साउथ कोरिया है उनके रिलेशन ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं बहुत सालों से। वर्ल्ड उसके इंडिपेंडेंस डे के टाइम से माइथोलॉजिकली भी हम इसमें देखते हैं कि साउथ कोरिया का रिलेशन इंडिया से रहा है। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो एक किताब लिखी है साउथ कोरिया के लिए, वो एक प्रेम प्रसंग पर है, जिसमें कोरिया के लोग उसको काफी पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिकली भी साउथ कोरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया अभी इंडो पैसिफिक रीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज जो पॉलिसीज बना रहे हैं न्यू सदर्न पॉलिसीज, वो ये साउथ कोरिया का पॉलिसी है कॉल्ड न्यू सदर्न पॉलिसी, जिसमें साउथ के तरफ सारे इनिशिएटिव लेने की बात की गई है। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया एंड साउथ कोरिया का रिलेशन पढ़ना, साथ ही साथ मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी क्या होती है उसके बीच में डिफरेंसेस को जानना।
स्पेसक्राफ्ट हमारे न्यूज में रहा है, सोयूज स्पेसक्राफ्ट। सोयूज को इंग्लिश में जो सोयूज है वो रशियन टर्म है, और रशियन टर्म की वजह से हम इसको सोयूज अंतरिक्ष यान कहते हैं, जो रसिया का है। इसके 80 इयर्स मनाया गया है अभी, क्योंकि ये जो सोयूज है स्पेसक्राफ्ट वो रूसी अंतरिक्ष यान है, जिसका उपयोग 1960 के दशक से अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लाने ले जाने के लिए किया जाता गया है। तो ये बहुत पहले से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ये काम कर रहा है। साथ ही साथ अंतरिक्ष की ये विशेषताएं है कि ये 7 टन है, उसकी जो वेट है 7 टन है, लंबाई 7.2 मीटर है और ये 2.7 मीटर व्यास में है। अगर इसको सौर पैनल खुले होने पे लॉन्च के दौरान बंद रहते हैं। सोयूज का माप 10.6 मीटर है। अभी के टाइम पे सोयूज व्हीकल और सोयूज स्पेसक्राफ्ट इज रीयूजेबल, ठीक है, इज नॉट रीयूजेबल। तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रख के ज्यादा चलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सोयूज स्पेसक्राफ्ट किसका है, तो ये रशियन का है। ये रशियन, सोयूज मतलब होता है यूनियन, और इसके वजह से, और इसका क्या काम है कि ये हमेशा एस्ट्रोनॉट को एंड कॉस्मोनॉट को लेना और ले जाना, आना ले जाने का काम इसका था। इसके मुख्य पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन, विशेष रूप से सैल्यूट स्टेशन और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चालक दल के लिए नौका के रूप में काम किया है। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट वन इज दिस इज अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की जो हमारे मिनिस्टर्स का रोल है, जो नॉर्मली होम मिनिस्टर का रोल है, वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जहां पे हम पहले इंटरनल आप लीडर को चेंज होने की वजह से भी कई सारे हमारे फॉरेन पॉलिसीज और इंटरनल पॉलिसीज हमेशा चेंज होते रहते हैं और अफेक्ट करता है लोगों के वे ऑफ डूइंग वर्क के। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारा गवर्नेंस, आखिर गवर्नेंस क्या होती है कि गवर्नेंस अगर सही तरीके से काम करवा रहा है गवर्नमेंट का, किसी भी लोकतंत्र में शासन का मूल्यांकन अक्सर इस बात से किया जाता है कि सरकार संकटों को कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से जवाब देती है। अगर उसी को गवर्नेंस कहते हैं कि अगर आपका गवर्नेंस सही है गवर्नमेंट का, तो वो जो कंट्री है वो काफी सही तरीके से प्रोग्रेस कर रही होती है। तो वास्तविक नेतृत्व को भविष्य में होने वाले उथल पुथल को रोकने के लिए चुनौतियों का अनुमान लगाने और संस्थाओं को सुधार करने की क्षमता से बेहतर तरीके से मापा जा सकता है। हाल ही में परिवर्तन जो गृह मंत्रालय है, जो MHA, जो होम मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स है, वो हम ऐतिहासिक रूप से हम इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे अपने वर्क को ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं। अभी के टाइम पे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है, वो चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे नक्सलाइट का मामला हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लाइफ जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इसी वजह से जो हमने कई सारे ऐतिहासिक अगर हम देखें तो कई सारे फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय संकट प्रबंधन का पर्याय रहा है, उग्रवाद का जवाब देना है, आपदाओं के बाद कानून और व्यवस्थाओं का हल करके इसका हास्य काम है। साथ ही साथ अगर भारत के आंतरिक सुरक्षा को देखें, जैसे कश्मीर में हिंसा, उत्तर पूर्व में उग्रवाद, मध्य भारत में नक्सली आंदोलन, इनको रोकने के लिए हमने CAPF के पुलिस के बल को भी हमने वहां पे तैनात किया है, आधुनिक बनाने के लिए उसकी क्षमता को और बढ़ावा दिया है। अगर हम और पुराने तरीके से देखें कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो हमारे पास टाडा है, उसके अलावा कोटा है, NIA है, ये सारे वर्क करते हैं कि ये कानून के अगेंस्ट में जो जाता है, जो हिंसक चीजें स्टार्टेड करते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। इससे क्या होगा कि हमारे सरकार में काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, लोगों की लाइफ को सुरक्षित किया जा सकता है, पीस मेंटेन किया जा सकता है, हार्मोनाइज डेवलपमेंट हार्मोनाइज हो सकता है। इसको हम कैसे करेंगे कि अगर अभी भी हमारे कई सारे जो अभी अगर हम हाल ही में देखें तो नक्सलाइट अटैक हुआ है जिसमें बहुत सारे जान गए हैं, तो ड्यू टू नॉट दैट मच एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में लैग कर रहे हैं। इसीलिए हमें जरूरत है कि अपने स्ट्रक्चर में चेंज करें। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बदलाव आना शुरू है कथानक में कहा है कि जिनके सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर जोर ने भविष्य के लिए तैयार शासन के सार को पकड़ लिया है। तो ये सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, ये 3 चीज हैं जिसने धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने में कोशिश कर रहा है। जैसे
सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में से एक आधुनिक सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण पर मंत्रालय का ध्यान केंद्रित करना रहा है। मतलब सबसे ज्यादा किस पर, टेक्नोलॉजी पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। आतंकवादी विरोधी कानून को मजबूत करना, एजेंसियों के आधुनिकीकरण करना, प्रौद्योगिकी को एकीकरण करना, खुफिया समन्वय में सुधार करना, ये सारी चीजें हमें शामिल है। अगर हम एनआईए को सही से स्ट्रॉन्ग करें, टाटा को, फिर पोटा को, इस तरीके से अगर हम इस पे वर्क करें, उनके लोगों पे वर्क करें, ऑफिसर पे वर्क करें, तो हम कई सारे समस्याओं से लड़ सकते हैं। अगर हम गृह मंत्रालय के कुछ इनिशिएटिव को देखें तो शासन और सुरक्षा का एकीकरण, जिसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 355, 256, 356 जैसे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सशक्त गृह मंत्रालय केंद्र राज्य समन्वय, राष्ट्रीय स्थिरता तथा संघीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सारी चीजें अपने सेंट्रल स्टेट रिलेशन से डेवलप है। केवल सेंटर को ही वर्क करने से नहीं होगा। अगर सेंटर और स्टेट दोनों अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले, अपने पुलिस को ट्रेन करे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, तो हो सकता है कि हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम और भी देखें तो हमारे लिए कई सारे नए नए कानून भी आए हैं, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा न्याय संहिता, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब की शुरुआत की गई है, जो कि औपनिवेशिक युग के से कॉलोनाइज टाइम के थे वो सारे एक्ट, और अब हम उसमें सुधार ला रहे हैं। साथ ही अगर बजट के बारे में देखा जाए तो 2019 में पहली बार मंत्रालय का बजट 1 लाख करोड़ को पार कर गया है और 2025 तक के बढ़कर 2.33 लाख करोड़ हो गया है। इसमें अर्धसैनिक बल पर व्यय 2013-14 में 38,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 97,000 करोड़ हो गया है। अगर जमीनी पर देखें, अगर अभी के टाइम पे देखें कि इसका इफेक्ट कैसा रहा है, तो कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई है। शांति समझौते के माध्यम से पूर्वोत्तर में उग्रवाद गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के टेररिज्म, उसको बात करके, उसको एजुकेट करके हमने कई सारे चीजों को कम किया है। साथ ही साथ हम नक्सल को भी प्रभावी क्षेत्रों में बहुत हद तक कम कर चुके हैं। अनुच्छेद 370 को कमजोर करना, कश्मीर का एकीकरण और पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत में सामाजिक राजनीतिक जुड़ाव मंत्रालय के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो अगर हम इस सब को देखें तो हम पाएंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी केवल सेंट्रल मिनिस्टर का ही नहीं, बल्कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन का भी है। ओके।